गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार गुप्ता आपका नया लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था, प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहाँ हम लोगों ने प्रदूषण का प्रत्यय और प्रदूषण का अर्थ परिभाषाओं का अध्ययन किया। अब छात्रों आगे चलते हैं। आज हम छात्रों अध्ययन करेंगे प्रदूषण को रोकने का उपाय। प्रदूषण को रोकने का उपाय जो है, जनरल चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा विषय है तो हमें पढ़ना भी है। और ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो है ही है। ठीक है, तो हमारा जैसा प्रदूषण के रोकने का उपाय क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं प्रदूषण से हमारा का मतलब मनुष्य, हमारा बहुत ही अच्छा संबंध सदियों से रहा है। और हम इस पर्यावरण में, हम का मतलब मानव, हम इस पर्यावरण में सबसे प्रभावशाली घटक हैं। कैसे घटक है? जैविक घटक हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक मतलब जीव। ठीक है, हम लोग जीवित हैं, रहते हैं या जीवधारी हैं, इसलिए हमको जैविक घटक कहा जाता है। सबसे प्रभावशाली जैविक घटक हैं। जैविक घटक तो है ही हैं, लेकिन हम अपनी सामाजिक स्तर बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास को बनाए रखने के लिए हमेशा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक का मतलब क्या हुआ? जैसे हमें रोजगार करने हैं, उद्योग लगाना है, उद्योग से हमें पैसा मिलेगा, परंतु उद्योग लगाने से नुकसान क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। सामाजिक का अर्थ होता है स्टेटस से यहाँ बात करता है। हम अपने घर पर या अपने दरवाजे पे 4-5 प्रकार की गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं और इनका डेली उपयोग करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनता है। तकनीकी विकास, हम रोज़ नए नए संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। तो जो रोज़ नए नए संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो यह भी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नए नए संसाधन का मतलब ये हुआ, पहले हमें, जैसे गर्मी का सीज़न है, पहले हम पंखे से काम चलाते थे, फिर कूलर से काम चलाते थे, आज हम एसी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये विकास में तकनीक का उपयोग है, तो जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण को प्रदूषण करने का सबसे बड़ा जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो मनुष्य है। क्यों है? क्योंकि वह आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास करना चाहता है, जिसके कारण से यह पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। अब प्रभावित करने के कारण से हो क्या रहा है? हमारे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बदल रहा है, जिसका फलस्वरूप प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ कदम बताए गए हैं, हम सब पे एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला कदम बताया गया है, अनाज जैसे दालें, फल, सब्जियां, मिर्च मसाले, फसलों आदि की उन्नत किस्म का विकास करना चाहिए। उन्नत किस्म का मतलब हो गया जैसे कि जो इतने भी अनाज पैदा करने वाले पौधे हैं, ये पहले का मतलब आज के 10 साल 15 साल पहले इनकी जो क्षमता थी और आज जो क्षमता है, इन दोनों में परिवर्तन है। पहले के जो अनाज उगते थे उनकी उत्पादन दर कम था, परंतु आज जो फसलें उग रही हैं उनका उत्पादन दर अधिक है। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ा है, तो हमें उत्पादन भी अधिक चाहिए। इसलिए इस
प्रक्रिया को जो है अगर अच्छे उत्पाद वाले फसल मिलेंगे तब हम उसमें विभिन्न प्रकार का जो दवाओं का छिड़काव वो नहीं करेंगे। सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी मार्केट में केले का मान ज़्यादा हो जाए। आजकल हम लोगों के आसपास केले की खेती बहुत अच्छी होती है या बहुत लोग करते हैं, परंतु समस्या क्या है? समस्या ये है कि केले की जो लोग खेती करते हैं वह उसकी उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा उसको अधिक से अधिक मार्केट में सरवाइव करने के लिए विभिन्न प्रकार के दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए प्रदूषण या जानलेवा हो सकता है। ठीक है। दूसरा, औषधि पात्रों का सदुपयोग। जैसा कि आज का हमारा जीवन आधुनिक जीवन है, इस आधुनिक जीवन में हम लोग केमिकल्स की दवाओं का उपयोग करते हैं और ये केमिकल्स की जो दवाएं होती हैं जिसे आप एलोपैथ्स बोलते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, जिसे अंग्रेजी दवाएं बोलती हैं। इसलिए औषधि पौधों का उपयोग करने को बढ़ावा देना चाहिए तथा औषधि पौधों का खेती करने के भी बढ़ावा देना चाहिए। इससे हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट बात किया गया पशुपालन को बढ़ावा देना। पशुपालन को बढ़ावा देने की बात नहीं करता है। जैसा कि आपको पता होगा, पशुपालन जो है आज नहीं सदियों से हमारा जो कृषि क्षेत्र है या जो ग्रामीण लोग हैं इन पर निर्भर हैं। कैसे निर्भर हैं? क्योंकि इनसे दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है और इनके खालें, इनके बाल, ये सब उपयोग किए जाते हैं। तो ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। पशु जो है प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। अगर इनको हम बढ़ावा देते हैं तो हमको उतना अधिक नुकसान नहीं होगा या उनसे अधिक प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट, भूमिगत जल की पुनः स्थापना करने हेतु जल के दुरुपयोग को रोकना। जैसा कि आजकल पानी की समस्या बढ़ रही है, तो पानी की समस्या क्यों बढ़ रही है कि हमारा जो भूमि का जल है उसका हम दुरुपयोग करते हैं। सिंपल सा है, अगर हम लोग नहाने जाते हैं, जिसके घर मोटर लगा होता है वो मोटर स्टार्ट करके गांव में नहाने का काम करता है। जैसे जानवरों को नहलाना हुआ तब भी वो मोटर को स्टार्ट करके करता है। तो इसमें आवश्यकता से अधिक पानी का ह्रास होता है, जिससे वो जल का स्तर घट जाता है। इसलिए ये कहा गया भूमिगत जल का उपयोग करना। और इसका एक और चीज़, आजकल जो है जब जल स्तर घट गया है तो भूमिगत स्तर कम होने के कारण से लोग किसी एक विशेष स्थान के पानी का उपयोग करते हैं और जैसे फ़िल्टर पानी का उपयोग करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। फ़िल्टर पानी और ठंडा पानी अगर हम हमेशा सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, वनों की पुनः स्थापना, जिससे मृदा अपरदन को रोका जाए। वनों की स्थापना क्यों करने की बात करता है? जैसा कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण से लोगों को घर की आवश्यकता होने लगी और हमारा जो भूभाग है जिस पर हम निवास करते हैं वह एक लिमिटेड क्षेत्र है या लिमिटेड भाग है। लिमिटेड भाग होने के कारण से हम लोग वनों का कटाव करते आ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी आवश्यकता के लिए वन को काट रहे हैं, परंतु नए वन को लगाना चाहिए। जहाँ पर निर्जन स्थान हो गया हो या जहाँ पर खाली स्थान पड़े हैं वहाँ पर वन लगाने चाहिए। इसके बाद बात करता है मृदा की पुनः स्थापना करना। मिट्टी जो है चट्टानों के अपरदन के कारण से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा वैज्ञानिक स्तर पे करके हमें अच्छी प्रकार की मिट्टी का निर्माण करना चाहिए, जिससे हम
फसलों को उगा सकें। इसके बाद जैविक खादों का प्रयोग। जैविक खादें का मतलब है जो हमें जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त होता है, जैसे काऊ डंग है, मरे हुए जंतुओं के बॉडीज़ हैं, इन सब का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है खाद के लिए हमें आर्टिफिशियल खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रकृति संपदा का पुनः स्थापना। प्रकृति संपदा का पुनः स्थापना का मतलब है यहाँ मुख्य रूप से पौधे की बात करता है। अगर हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जंगल को काट दिए तो नए जंगल को लगाना चाहिए। इसके बाद बात कर रहा है ओजोन सतह की अपक्षय को रोकना। छात्रों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग को कहा जाता है। यह एक ऐसा भाग होता है जो सूर्य के प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्यों? परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट किरणें इसमें रहती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यह लेयर, ओजोन लेयर जितना थिक होगा उतनी ही कम मात्रा में यूवी लाइटें पृथ्वी पर आएंगी, जिससे हमारे शरीर को नुकसान कम होगा और प्रदूषण की मात्रा भी घटेगी। यहाँ दिया हुआ है ओजोन के अपक्षय को रोकना है, मतलब ओजोन लेयर का जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको रोकना चाहिए। अपक्षय का मतलब टूट करके अलग होना। जैसा कि इस लॉकडाउन के समय में ओजोन लेयर की थिकनेस बढ़ी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिया हुआ रेडियोधर्मी विकिरणों को रोकना। रेडियोधर्मी विकिरण हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अपने आप विकृत होते रहते हैं या अपघटित होते रहते हैं, परंतु अगर इनका खुले में अधिक मात्रा में विकिरण होने लगेगा तो कैंसर जैसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थों को सुरक्षित रखना और रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण को रोकना चाहिए। इसके बाद बात करता है सीवेज की शुद्धता पर बल। सीवेज की शुद्धता का बल मतलब जैसा कि हमने बताया जनसंख्या अधिक हो गया तो यहाँ पर जलों के उपयोग से तमाम सीवेज बनते हैं या अशुद्ध जल बनता है। तो इस अशुद्ध जल को शुद्ध जल के रूप में परिवर्तित करके उसका उपयोग करने योग्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट, घरेलू अपमार्जक। अपमार्जक किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। जिनका कोई आवश्यकता नहीं होता उन्हीं को अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है उसे अपमार्जक कहा जाता है। घर के साग सब्जियों के कूड़े करकट का उचित प्रयोग का तरीका अपनाना चाहिए जिससे वह बेकार ना जाए और मिट्टी के संरक्षण के रूप में उपयोग किया जा सके। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता अभियान होना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि हम अपनी सामाजिक स्तर बनाने के लिए अपने घर के सामने 4-6 गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, लेकिन समस्या क्या आती है, उन 4-6 गाड़ियों को जब हम लेकर के चलते हैं तो उसके साउंड्स, उसके म्यूज़िक्स, ये सब जो है ध्वनि को बढ़ाते हैं, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं उनकी स्पीड का भी ध्यान रखना चाहिए। जल प्रदूषण, इसके बाद नेक्स्ट है जल तथा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सबको मिलकर के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति को मिलने से काम होगा। जैसा कि अभी के आज चर्चा करें प्रेजेंट समय का, लॉकडाउन पूरे इंडिया में है या कह सकते हैं पूरे विश्व में है। तो अगर पूरे विश्व में लॉकडाउन है तो प्रत्येक व्यक्ति उसमें सम्मिलित है, जिसका परिणाम क्या है, आज का हमारा वायुमंडल स्वच्छ हुआ है। ठीक है, इसके बाद लास्ट यहाँ दिया हुआ है सागरीय प्रदूषण को कम करने हेतु जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। लोग जो है समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी कूड़ा करकट है सब समुद्र में छोड़ देते हैं। तो
को लोगों को ऐसा करने से लोगों को मना करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, ऐसा वो भविष्य में ना करें। ठीक छात्रों, तो ये हमारे उपाय हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, इसमें कई प्रकार बताए गए हैं। अब प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण जिसे बोला जाता है, न्यूक्लियर रेडिएशन, नाभिकीय विकिरण, सागरीय प्रदूषण। अलग अलग समझने के लिए सबको कैटेगराइज किया गया है कि हम सबको अच्छी तरीके से समझ सकें, जान सकें। इन सबको इसीलिए बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशंस। तो छात्रों, वाटर, हमने आपको पहले बताया था, जल एक आधारभूत कारक है। किसका? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का। अगर जल नहीं है तो सब बेकार है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया जल एक आधारभूत इकाई है और इसका जो निर्माण हुआ है या जो बना है आदिकाल से बना है। पृथ्वी पर इसका निर्माण आदिकाल से है, जिसके जीव जंतु वनस्पतियाँ सभी लोग उपयोग करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मनुष्य का शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से निर्मित है। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में कितना जल पाया जाता है? तो 2/3 पाया जाता है। ठीक है, 2/3 भाग में जल पाया जाता है। ये जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों का प्रवेश कराना, उनका पाचन करना, संचरण करना, उत्सर्जन करना आदि सभी क्रियाएं को कराने में सक्षम होता है। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है, जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक गैसों के निश्चित अनुपात को सामान्य जल कहते हैं। परंतु यदि किसी जल में खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, गैसें एक निश्चित अनुपात से अधिक मात्रा में होते हैं तो उसे हम प्रदूषित जल कहते हैं। एक निश्चित मात्रा से अधिक होता है तो उसे हम प्रदूषित जल कहते हैं। और प्रदूषित होने की प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषाएं कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है। यहाँ ग्रोआ के अनुसार है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। जल प्रदूषण का अर्थ है मनुष्य द्वारा बहती नदी में ऊर्जा या ऐसे पदार्थ का निस्तारण है जिससे जल के गुण का ह्रास हो जाए। परिभाषा जैसे लिखा है ऐसे ही लिखिएगा। दूसरा है WHO के अनुसार, प्रकृति या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाह्य पदार्थों के कारण जल संदूषित हो जाता है तथा वह विषाक्तता एवं सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए घातक हो जाता है तथा संक्रामक रोग फैलाने में सहायक होता है। ठीक है, तीसरा जो दिया हुआ है एलन गिल्पिन। एलन गिल्पिन कह सकते हैं, मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जब जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों का ह्रास पैदा कर दिया जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल की परिभाषाएं हो गई। अब इसके बारे में और अध्ययन करेंगे, जल प्रदूषण कैसे होता है, उसे किस प्रकार से मुक्ति मिले, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक छात्रों, आप प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और समस्या है तो हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, थैंक यू।